कहाँ है पीट इसमें? कैन नॉट बी पुट है वो पुट। ये बताया था कल 50% तक मॉइस्चर कंटेंट होता है लगभग उसमें, इतने हाई मॉइस्चर कंटेंट वाले को डायरेक्टली सर्विस में नहीं लेके आ सकते। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं? द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग द टिम्बर सेक्शन, टिम्बर को ड्राई करना है एक ऑप्टिमम लेवल तक, जहां तक भी आपको डिजायर्ड है, उसको क्या बोलते हैं? सीजनिंग कहते हैं। यस, आगे बढ़ो। ड्राई करना, ड्राई करना, आगे बढ़ो पॉइंट। अब ये टेक्निकल स्टेटमेंट है। दिक्कत जब है कि जब ठीक है, लगभग जब प्रॉब्लम तब होगी जब मॉइस्चर सराउंडिंग के कंपैरिजन में ज्यादा या कम होगा, ज्यादा या कम होगा तब दिक्कत है। तो आप अप्रोक्सीमेटली कहाँ तक लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर उसको यूज करना है उसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेकर आ रहे हैं। ड्राई कराना प्रोसेस क्या कहलाएगा आपके पास? सीजनिंग कहलाएगा ना। पढ़ो नेक्स्ट स्टेटमेंट, फिर से पढ़ो। सैप भी तो मॉइस्चर ही होता है, कल लिखा था वो पॉइंट हमने कि दो फॉर्म में होता है प्रेजेंट। ये लिखा भी है देखो, आया समझिए पॉइंट ये। नेक्स्ट, वेरी रैपिड सीजनिंग। हाँ, ये पॉइंट ये तो हर जगह पढ़ते आ रहे हैं। सडनली पेनिट्रेशन, ये तो हर जगह पॉइंट पढ़ते आ रहे हैं। सडनली कहीं भी एकदम से मॉइस्चर लॉस नहीं होने देंगे। श्रिंकेज में भी पढ़ा था, अगर मॉइस्चर सडनली लॉस होता है एकदम से तो क्या दिक्कत आएगी? श्रिंकेज की दिक्कत आ जाती है। सडन लॉस ऑफ मॉइस्चर शुड ऑलवेज बी अवॉइड। इसको क्या करेंगे? हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। सडन लॉस ऑफ मॉइस्चर को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, सडनली नहीं होना चाहिए एकदम से। अब देखो ऑब्जेक्टिव पढ़ो ना इसमें जरा, इसमें खुद से पढ़ के देखो। ये सारे बेसिक ऐसे पॉइंट हैं जो खुद से अपना मीनिंग समझाते हैं। ये बेसिक कॉमन पॉइंट है एकदम। और ये पूछते हैं कि सीजनिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं आपके पास में। पेंटिंग, हो गया, हो गया ना। चलो, तो सारे बेसिक पॉइंट्स हैं आपके पास में ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है आपके पास? मेथड्स आ गए। नेक्स्ट विल बी व्हाट? मेथड्स ऑफ द सीजन। हर जगह पर ये दो तरीके होते हैं, एक होता है नेचुरल, दूसरा क्या होता है? आर्टिफिशियल। हर जगह ये दो तरीके तो है। ब्रिक्स में भी ये दो तरीके थे आपके पास में, यहाँ पर भी ये दो तरीके आ गए आपके पास में। अब नेचुरल सीजनिंग पढ़ के तो देखो आप जरा खुद से एक बार, पढ़ो खुद से एक बार। कवर, कवर है। क्या? इन क्रॉसवाइज डायरेक्शन, इन अल्टरनेट लीयर्स। क्रॉसवाइज डायरेक्शन का मतलब है हेडर एंड स्ट्रेचर वाइज, एंड स्ट्रेचर वाइज। यस यस यस, हेडर एंड स्ट्रेचर वाइज ये मतलब है। रेट ऑफ ड्राइंग क्या होता है? स्लो होता है, स्लो प्रोसेस है। प्रोसेस स्लो है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ना, एयर सीजनिंग रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द वुड टू 12 से 15%। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ टाइम से क्वेश्चन दिखाई देगा तुम्हें, एयर सीजनिंग से मॉइस्चर कंटेंट कहाँ तक रिड्यूस करवाया जा सकता है? 15% तक। लगभग 15% आता है उसमें ऑप्शन मेनली। 12 से 15 रेंज लिखवा दिया, लेकिन आपको ऑप्शन दिखाई देगा 15%। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन है। ठीक है, आगे पॉइंट पढ़िए। देयर इज नो कंट्रोल ओवर द फैक्टर्स विच गवर्न द वेपराइजेशन लाइक विंड, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। पॉइंट बता दिया ऑलरेडी ना, कि कोई कंट्रोल आपके पास में नहीं है। देयर इज नो कंट्रोल, कोई कंट्रोल आपके पास में नहीं होगा। आया समझिए सिस्टम ये। चलिए आगे पढ़ो जरा पॉइंट। अब आगे कौन से मेथड्स? आर्टिफिशियल तरीका आ गया ना आपके पास। आर्टिफिशियल पहला तरीका पढ़िए आप, कौन सा है? बॉइलिंग है। बॉइलिंग पढ़ो जरा एक बार कुछ। बॉइलिंग, बॉइलिंग इन वाटर
for exposing the wood to the action of the steam sprays. Steam spray is very quick but expensive process of the seasoning. लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं, कोस्ट वेरी हाई निकल के आती है, इलास्टिसिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द वुड इज इफेक्टेड। क्या करवा रहे हैं, बॉइलिंग या फिर क्या करा हमने, बेसिकली हमें तो मॉइस्चर को इवेपोरेट करवाना था ना, हमारा ऑब्जेक्टिव है टेम्परेचर बढ़ाना किसी भी तरह से, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी भी तरह से हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, टेम्परेचर बढ़ा के क्या होगा, मॉइस्चर खुद से खुद क्या कर जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा। इसका तुमने क्या तरीका निकाला, स्प्रे पास करवाया, स्टीम स्प्रे, टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई रहेगा, हाई टेम्परेचर रहेगा, बेसिकली इवेपोरेशन रेट बढ़ेगा, मॉइस्चर क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। दिक्कत क्या निकल के आती है, महंगा पड़ता है, इतना आसान नहीं होता, और स्ट्रेंथ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। ऑब्वियसली तुम उसको बर्न करोगे, किसी तरह चलाओगे तो स्ट्रेंथ पे क्या निकल के आएगा, आएगा ना डेफिनेटली, या नहीं आएगा बताओ, आएगा ना। तो ये हाँ बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं। अभी तो तुम देखोगे उसको तो फ्लोइंग वाटर में भी डाल देते हैं टिम्बर को सीजनिंग करने के लिए, पानी फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग वाटर के अंदर ही डाल दिया उसको, पानी के अंदर ही डाल दिया उसको, उठा के निकल जाता है, लेकिन हाँ निकल जाता है। रीजन क्या है उसका, टर्बुलेंस जो डेवलप होता है ना रिवर में, वो टर्बुलेंट फ्लो की वजह से पानी अंदर जो होता है उसके प्रेजेंट वो क्या करता है, बाहर निकल जाता है। अब आप उसको बाहर निकाल के सुखा दो, नदी में से उसको बाहर निकालो, क्या करो उसको ड्राई कर दो, दोनों चीज एक साथ हो रही है। पहले तो क्या करा, अंदर से मॉइस्चर निकालने के लिए क्या कर दिया, उसको पानी के अंदर डाल दिया, बिकॉज ऑफ द टर्बुलेंस ऑफ द वाटर, बिकॉज ऑफ द टर्बुलेंस ऑफ द वाटर पानी क्या करेगा, अंदर का बाहर निकल के फ्लो करके बाहर निकल जाता है। अब उसको क्या करो, टिम्बर को निकालो उसमें से बाहर, उसको क्या कर दो, उसको ड्राई कर दो, सुखाओ उसको, ऐसे करते हैं। ये सारे तरीके हैं हमारे पास में। तो पहला तरीका क्या निकल कर आया आपके पास में, बॉइलिंग ना, बॉइलिंग, ठीक है। क्या करते हैं, स्टीम स्प्रे क्विक तरीका है, लेकिन दिक्कत क्या है, इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वुड वुड बी अफेक्टेड, स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी दोनों क्या हो जाते हैं आपके पास में, अफेक्ट हो जाते हैं। कोस्ट विल बी वेरी हाई, कोस्ट विल बी वेरी, कोस्ट क्या रहेगी आपके पास में, हाई रहेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या है, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। इसके बारे में हमने कल डिस्कस कर दिया था, इसको पढ़ के देखो, ये कल डिस्कस किया था ना, करंट वाला, यस वही सेम पॉइंट है। आगे समझ में, हाँ तो वो पास ही तो नहीं हो रहा है, तभी तो हीट डेवलप हो जा रही है अंदर, अगर फ्लो कर जाता तो हीट क्यों डेवलप होती, बॉइलिंग। मैकनिल, मैकनिल प्रोसेस ना, हाँ हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो दूसरा क्या है आपके पास में, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग में क्या पूछा, कहा है इसने कि भाई लोब्स ऑफ द आर प्लेस इन सच दैट देयर एंड्स आर कनेक्टेड टू द टू इलेक्ट्रोड्स, करंट को पास कराने की कोशिश करवाओ, ठीक है। करंट को पास कराने की कोशिश कराइए, पास नहीं होगा, क्या डेवलप हो जाएगी अंदर, हीट डेवलप हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो वाटर क्या करेगा, इवापोरेट कर जाएगा, है ना। ड्रॉबैक क्या है, अगेन वुड और टिम्बर लूज देयर स्ट्रेंथ, अगेन वही फिर से कि टेम्परेचर बढ़ाया आपने, उसको हीट करने की कोशिश करी, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी कहीं ना कहीं, हाँ कम हो जाती है, स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ता है यहाँ पे भी, उसमें भी स्ट्रेंथ पे इफेक्ट निकल के आ रहा है, इसमें भी क्या निकल कर आ रहा है, स्ट्रेंथ में इफेक्ट निकल कर आ रहा है, दोनों में स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। आगे क्या बता रहे हैं, दिस इज द मोस्ट रैपिड मेथड, दिस इज द मोस्ट रैपिड मेथड अवेलेबल फॉर द सीजनिंग बट अनइकोनॉमिकल टू बी यूज्ड ऑन कमर्शियल स्केल। अब ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये सेम क्वेश्चन आ रखा है आपके पास, मोस्ट रैपिड मेथड है, क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ना, मोस्ट रैपिड मेथड है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यूज नहीं कर सकते आप कमर्शियल स्केल। इसका रीजन क्या है कि हाई क्वांटिटी टिम्बर के लिए इलेक्ट्रिसिटी करंट डेवलप करवा पाना विल बी बहुत कॉस्टली, क्या हो जाएगा आपके पास में, कॉस्टली हो जाती है प्रोसेस, इसलिए यूज नहीं करते। अनइकोनॉमिकल हो जाता है किसके लिए, कमर्शियल स्केल्स के, बिजनेस स्केल्स के लिए यूज नहीं करते, छोटे मोटे काम में आपको यूज करना है, यूज कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल स्केल्स मतलब बिजनेस स्केल्स के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या है अब आपके पास में नेक्स्ट, तो मोस्ट रैपिड मेथड है बट अनइकोनॉमिकल है किसके लिए, कमर्शियल स्केल्स के लिए, कमर्शियल स्केल्स के लिए, हाँ यूज कर सकते हो बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए जरा, मैकनील्स प्रोसेस ना, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, दिस प्रोसेस हैज नो एडवर्स इफेक्ट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनी है इसका,
ये पूछेगा आपसे कि बताइए कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है, मैकनील्स प्रोसेस है। और अगेन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कल देखे होंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इस तरह के दिखे होंगे। बैगल्स प्रोसेस किससे रिलेटेड है, एबल्स प्रोसेस किससे रिलेटेड है, बाउचरी प्रोसेस किससे रिलेटेड थी, चारिंग में क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे दिखे होंगे तुम्हें। तो क्या है कि नो एडवर्स इफेक्ट, कोई किस तरह का एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। इट इज द बेस्ट मेथड ऑल्दो मोस्ट एक्सपेंसिव, इट इज द बेस्ट मेथड, एडवर्स इफेक्ट नहीं है लेकिन एक्सपेंसिव है, प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या बता रहे हैं पॉइंट, द टिम्बर इज स्टैक्ड, टिम्बर इज स्टैक्ड इन ए चैम्बर विद फ्री एयर सर्कुलेशन अबाउट 1/3 ऑफ इट्स, स्टैक्ड मतलब एक तरह से लाइंस में अरेंज कर देना, चट्टा चट्टा लगा देना उसका ना, यस यस। एंड आगे क्या बता रहे हैं, एंड कंटेनिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंबशन ऑफ द फ्यूल इन द फायर प्लेस। क्या मतलब है प्रोडक्ट ऑफ द कंबशन का, मतलब क्या, एक तरह से राख है। क्या मतलब इसका, राख। राख बेसिकली टेम्परेचर क्या रहेगा, गर्म रहेगा, हाई टेम्परेचर रहेगा, तो क्या करा देगी वो मॉइस्चर को, हाँ, इवेपोरेट करवा देगी। आपने डायरेक्टली उसको हीट में नहीं डाला है, प्रोडक्ट ऑफ कंबशन यूज कर रहे हो, मतलब क्या यूज कर रहे हो, राख एक तरह से, तो डायरेक्टली उसमें उसको आग में थोड़ी डाल रहे हो आप उठा के, उसके कॉन्टेक्ट में आएगी भी नहीं वो डायरेक्टली, नीचे ही राख होगी, हाँ हाँ, हीट जो उससे निकलेगी उसके उसके कांटेक्ट की उसकी वजह से वो इवेपोरेशन हो जाएगा, यस ठीक है। हाँ भाई जैसे चूल्हे की राख होती है, गर्म होती है, कितना होती है गर्म, उसके पास तुम बैठ जाओ तो गर्मी लगेगी तुम्हें, ठीक है, यस। तो याद रखना नेक्स्ट प्रोसेस आपके पास में क्या है, किलने सीजनिंग ना, नेक्स्ट विल बी व्हाट, किलने सीजनिंग इज adopted for the rapid seasoning of the timber on large scale to any on large scale to any moisture content। देखो जरा पॉइंट क्या है, अब ये क्वेश्चन है अगेन आपके पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अडॉप्टेड फॉर रैपिड सीजनिंग ऑन लार्ज स्केल्स। आपका जो एक पॉइंट था ऊपर कौन से वाला, इलेक्ट्रिकल वाला, वो भी क्या था बेसिकली, रैपिड मेथड था, लेकिन कमर्शियल स्केल्स पे अनइकोनॉमिकल होता है, कमर्शियल स्केल्स पे क्या था, अनइकोनॉमिकल था। ये मेथड ऐसा है कि आप इसको रैपिड सीजनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, रैपिड सीजनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, वो भी किसके लिए, लार्ज स्केल्स पे। और ये क्वेश्चन है आपके पास में, ये क्वेश्चन पूछा गया है किल्न सीजनिंग, क्वेश्चन है ऐसे सीधेगा कि which of the following method can be used for the rapid seasoning of the timber on the large scales। किल्न सीजनिंग यूज की जा सकती है, बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए हर एक मेथड के बारे में। पढ़ो आगे जरा, ओवन, ओवन का मतलब पता ही है ऑलरेडी आपको, बेसिकली क्या करवाना है आपको वहां पे, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूज करता है ना ओवन, ओवन किस लिए यूज किया जाता है, फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर, यस। अब आगे बढ़िए, मेंटेनिंग के टेम्परेचर ऑफ ओवर 35 से लेके 38 डिग्री सेल्सियस इफेक्टिव है काफी ज्यादा, इकोनॉमिक मेथड भी होता है। अगेन वही फिर से पॉइंट है कि अगेन हीट किया आपने किसी तरह से ना, स्ट्रेंथ का क्या आएगा, निकल कर आएगा, फिर से स्ट्रेंथ हो रही है ना, देखो रिड्यूस, देयर इज अ लिटिल लॉस, देयर इज अ लेकिन कम इफेक्ट नेक्स्ट बार बता रहे हैं आपके पास में वाटर हीटिंग, वाटर हीटिंग का मैंने कौन बताया था अभी बताया ना, कि इसको क्या करते हैं, पानी को लगा देते हैं, आप इसकी इमेज देखो ना, क्या इमेज को रिलेट किया गया है, तो जितनी ये प्रोसेस जो है इनकी इमेज देखो तो इसको किस तरह का दिया है, डालो वहां पे जरा वाटर सीजनिंग ऑफ टिम्बर इमेज, कुछ दिखेगा तो पानी के अंदर ही डालना चाहिए टिम्बर को उठा के, देखो देखो पानी में डाला ना इसको, हाँ यही एक तरह से, हाँ यही, हाँ तो हाँ कॉन्सिक्वेंटली आर लीक आउट, लीक आउट का मतलब क्या होता है, लीक आउट का मतलब बाहर निकलना ना, लीकिंग, बाहर निकलना,
जो जो आपका लोब का जो बड़ा वाला साइड होगा ना, इक्वली तो उसको नहीं कट कर पाएंगे, तो उसको अपस्ट्रीम साइड पे रखेंगे, जिससे कि ज़्यादा बड़ी सरफेस पे स्ट्रेच करने के बाद पानी टर्बुलेंस क्रिएट करे। जो बड़े वाला एंड होगा, मल्टी डायमीटर वाला जो एंड होगा उसको अपस्ट्रीम साइड पे रखना, जिधर से पानी फ्लो करके आ रहा है, जिससे जब पानी बड़ी सरफेस पे स्ट्रेच करेगा तो वो टर्बुलेंस क्रिएट करेगा। हाँ, ऑलमोस्ट हर एक से रिव्यू करिए, एक कम इफेक्ट था जिसमें मैथ यूज कर सकते हैं, मैथ यूज वर्जन में काफ़ी कम इफेक्ट है। हाँ, बहुत कम इफेक्ट था, क्योंकि हाँ कम इफेक्ट था, नो एडवर्स इफेक्ट। तो ये सारे प्रोसेस आपके पास में चल रहे हैं। पहला प्रोसेस कौन सा डिस्कस करा हमने? पहला प्रोसेस आपके पास में कौन सा? नेचुरली का। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 12 से 15%, ये सबसे ज़्यादा पुश लगाने वाला क्वेश्चन है। सेकंड प्रोसेस कौन सी आई? बॉइलिंग आई। बॉइलिंग में दिक्कत क्या हो जाएगी? निकल के एक्सटेंट है, इलास्टिसिटी अफेक्ट हो रही है, स्प्रे फास्ट हो जाते बॉइलिंग, जैसे स्टीम स्प्रे फास्ट हो जाती है तो बॉइलिंग। नेक्स्ट कौन सा है आपके पास में? इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट। इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट रैपिड है, फास्ट चलेगी, कमर्शियल स्केल पे यूज नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, ठीक है, अनइकोनॉमिकल हो जाता है, अनइकोनॉमिकल हो जाता है, अगेन एक्सपेंसिव इफेक्ट आता है निकल के। थर्ड कौन सा है आपके पास में? नेथनिल आया, एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा कोई ज़्यादा, ठीक है, चैम्बर में प्लेस करके जिससे स्टोरेज को ठंड रखना होगा। हाँ, मोस्ट एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट कौन सा है आपके पास में? फिल्माजी, रैपिड ट्रीटमेंट लार्ज स्केल के लिए सबसे बेस्ट आपका निकल के आएगा, ये किससे यूज किया जा सकता है? टेम्परेचर 15 से लेकर लगभग कितना, 35 से लेकर पड़ गया ना, 38 तक, 35 से लेकर लगभग 38 तक है। नेक्स्ट कौन सा आ गया आपके पास में? वाटर ट्रीटमेंट यहाँ पे पानी के अंदर प्लेस कर रहा है। और लास्ट कौन सा आ गया? लास्ट में आता है केमिकल। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो पानी को अंदर आने से रोकते हैं, कुछ केमिकल ऐसे होंगे जो पानी को बाहर निकल आएंगे। जैसे हाइड्रोस्टैटिक कूलिंग में दो केमिकल यूज करोगे जो अंदर आने से रोक रहे हैं, और ये केमिकल क्या करेंगे? अंदर से बाहर निकालेंगे। हाँ, अंदर से बाहर ही तो निकालना है पानी, तो ये केमिकल हेल्प करेंगे आपको क्या? बाहर निकालने में, समझ रहे हैं? नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ नहीं जाएगा, लेकिन गलती से दिख जाएगा इसे क्वेश्चन तो उसको देख लेना चेक करके, वैसे नहीं दिखाने वाले क्वेश्चन, समझे? मोस्टली जो जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनको उसके बता दिया मैंने। नो, moisture in timber can be present in soil cavity to water soil moist। अब देखो इसका क्या मतलब है? टिम्बर में जो मॉइस्चर होता है वो दो तरह से प्रेजेंट हो सकता है, या तो फिर कहाँ पे? कैविटी, कैविटी मतलब वॉइस में, या फिर स्ट्रक्चर के अंदर, सेल मतलब स्ट्रक्चर के अंदर ही एक तरह से। जब सॉइल में होगा ना, एक तो वॉइस में होता है, दूसरा किसमें होता है? स्ट्रक्चर के अंदर होता है, पार्टिकल्स के अंदर होता है। तो क्या बताया? सॉइल कैविटी मॉइस्चर इज कॉल्ड एज अ फ्री मॉइस्चर। ये हमें पता भी है, सॉलिड टाइप ऑफ फॉर्म में जो वो जो मॉइस्चर होता है जो कैविटी में प्रेजेंट होता है वो क्या कर सकता है? इवेपोरेट कर सकता है। इवेपोरेट कर सकता है तो उसको क्या बोलेंगे? फ्री मॉइस्चर कहेंगे। दैट विल बी फ्री मॉइस्चर। सैल्मॉन, सैल्मॉन वाटर इज कॉल्ड बाउंड वाटर। ये पॉइंट बता दिया तुम्हें भाई। स्ट्रक्चर वाटर तो जरूरी है इसके लिए, या वो थोड़ी आपने डाल पाएंगे बाहर, और अगर वो निकालोगे तो स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, तो ब्रेक हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो समझ में आ गया? सॉल्ट वाटर बाउंड वाटर हो गया, सॉल्ट कैविटी वाटर क्या हो गया आपके पास? फ्री वाटर हो गया, है ना? फ्री वाटर होगा, पहले फ्री वाटर कभी भी बाहर करेगा, फ्री वाटर क्या कर सकता है वहां से? बाहर निकल सकता है ना। और इसमें भी पॉइंट क्या रखा है कि फाइबर सैचुरेशन पॉइंट, फाइबर सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है कि व्हेन टिम्बर इज फ्रीजन, व्हेन टिम्बर इज फ्रीजन, फ्री वाटर इज इवेपोरेटेड फर्स्ट। फ्री वाटर क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है फर्स्ट, एंड द पॉइंट एट विच द सेल कैविटी नो लॉन्गर कंटेन फ्री वाटर। और वो पॉइंट जिस तक सेल कैविटी में कोई दूसरे को फ्री वाटर नहीं बचता उसको क्या बोलेंगे? उस पॉइंट को फाइबर सैचुरेशन पॉइंट कहा जाता है। फाइबर सैचुरेशन पॉइंट मतलब उसके अंदर कैविटी वाटर नहीं रहा, सारा इवेपोरेट कर चुका है। हाँ, तो ये कहानी हो गई इसकी खत्म। ये यहाँ से सारा डिस्कस हो रखा है। ये तो सारे पॉइंट हो गए इधर से कवर। वेट रोड, ड्राई रोड, फ्रीजिंग वाले भी हो गए, है ना? बस ये बचा है ना लास्ट पेज आपके पास में, एक दो पॉइंट बचे हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, एक दो पेजेस बच रखे हैं, खत्म हो जाएगा इसके बाद। हाँ हाँ, जितने भी हैं ना एक दो के बराबर ही है। फर्स्ट क्या है आपके पास में? इट इज ड्यू टू एबनॉर्मल ग्रोथ, जैसे नेचुरल प्रोसेस की वजह से। पहला डिफेक्ट सबसे सिंपल टेक्सटाइल फाइबर, हर किसी ने देखा होगा टेक्सटाइल फाइबर। टेक्सटाइल फाइबर क्या होता है आपके पास में?
अब देखो इनके डायग्राम देखो नहीं यार, देखो मैं डायग्राम के नीचे है दिखाई देता है। हाँ हाँ वही है, राइट है, ये देखो, ये मैं देखो है ना, ये ऐसे घूम गया पूरा का पूरा ट्री ना, यू टर्न हो रखा है ना, ट्विस्ट हो गई, रिपीट हो गई है, आया समझ में आगे। तो इसमें देख सकते हो, देखो ये रहा ट्विस्ट फाइबर, ट्विस्ट हो रखी है ना, अब पढ़ के देखिए ये देखो तो क्लियर हो जाएगी। और इधर इसका क्या है नेचुरल, इसको इनका क्या रीजन है, नेचुरल पढ़ो, marked by wind constantly turning the trunk of young tree in one direction, it is also called as a bending fiber। तो अगर जो wind है जब ट्री बंदे कहाँ देंगे के साइड से फ्रंट में की डिफरेंट में की विंड ने इसको क्या कर दिया, ट्विस्ट करा दिया, घुमा दिया, कौन से दिशा घुमाती जा रही है, इसको क्या कहते हैं, इसको bending fiber कहते हैं, bending fiber को कहते हैं। एंड वुड विद ट्विस्टेड फाइबर इज नोन एज रिएक्शन, ऐसी लकड़ी जिसमें ट्विस्टेड फाइबर वाला जो कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, रिएक्शन वुड कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन वुड। ठीक है, आया समझ में तुमको। अब डिसएडवांटेज क्या है, रिएक्शन वुड हैड हाई स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है, वो भी याद मत रखना क्या, बस डिफेक्ट का नाम याद रखना, और डिफेक्ट में होता क्या है, विंड की वजह से वो टर्न होती है, ये कंडीशन है, इसकी विंड टर्बाइन वाली कंडीशन वर्णन करता हूँ, इससे देखो ना इस तरह से टर्न हो रखा है, खुद भी कभी ना पता हो, जितनी को दिवाली की तो इसमें से लगा लोगे तुम, नहीं लगा पाएंगे ना, दो इंसान एक बार घूम चुका है, उसको दोबारा घुमाना बहुत मुश्किल है, उसको दोबारा घुमाना बहुत मुश्किल है, तो कन्वर्ट करा करके भी दूसरे को घुमाने में है, लेकिन वो पहले क्या हो रखा है, तो डिफिकल्ट है ना, इसलिए सॉल्व करना काफी डिफिकल्ट है, सॉल्विंग विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, काफी डिफिकल्ट है स्ट्रक्चर, ये जो डिफेक्ट होता है इसको ड्यू टू रफ्तार, रफ्तार का मीन क्या है, ब्रेकडाउन हो जाना ना, ये क्या हो गया सर, एक इंजरी या फिर इम्पैक्ट की वजह से क्या हो गया, सर टूट चुका है, ब्रेकडाउन हो गया। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास में, कॉकरोच पढ़िए, इट इज फाइन डिकेड appearing in the form of the yellow or the red thing or the discoloration of the organism, तो ये दो क्वेश्चन है आपके पास में, ये भी क्वेश्चन है आपके पास में, कि भाई रेड या फिर येलो, रेड या फिर येलो कलर के स्पॉट होते हैं जहाँ पे फेस है, ये फेस है डिफेक्ट क्या बोलते हैं, हाँ ऐसा ऐसा कहाँ है तुम्हारे पास बताओ, कि भाई लोग देखने में कभी दिखे मैंने ऐसे, यंग एज में भी चेंज हो सकता है, लेकिन वरना ओवर एज में भी चेंज हो सकता है ना वैसे, हाँ ओवर में कोई इंक्रीज नहीं होता है, क्वेश्चन देखो ना, अब ये याद रखना है क्वेश्चन कैसा लगेगा, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन, तो येलो और रेड का ये तो कुछ आपको दिखाई देता है, नहीं ये नहीं है, देखो हाँ यही एक तरीके देखो, ये भी मैं येलो, मेरे इसकी इमेज भी नहीं पड़ी है देखो इसको, आप ऐसे सिंपल याद रखो ना कि भाई रेड या फिर येलो कलर के क्या हो जाएंगे, उससे स्पॉट्स डेवलप हो जाएंगे बस, अगर इसमें डिफेक्ट नहीं दिखा रहा था अभी की इमेज में, तो क्या बात हो गई इतनी बड़ी इसमें,
इसमें तो हमें खुद पता है कि ट्री के ऊपर क्या डेवलप हो रहा है, रेड या फिर येलो कलर के स्पॉट डेवलप हो रहे हैं, बस खत्म बात। हाँ ठीक है, रेड या फिर येलो कलर, रेड या फिर येलो कलर क्या हो रहा है, रेड या फिर येलो कलर की क्या डेवलप हो रहा है उसके ऊपर, स्पॉट्स डेवलप हो रहा है, ओवर मैच्योरिटी, फॉक्सीनेस। नेक्स्ट आपके पास में क्या आ गया, ड्रॉक्सीनेस। ड्रॉक्सीनेस में क्या हो जाएगा, व्हाइट स्पॉट्स हो जाएंगे। ड्रॉक्सीनेस में क्या हुआ, व्हाइट स्पॉट्स, यानी कि एक तरह से एफ्लोरेसेंस के जैसा है, एफ्लोरेसेंस इन द टिम्बर। एफ्लोरेसेंस में हर जगह पे देखा हमने व्हाइट स्पॉट डेवलप होते हैं ना, तो एक तरह से ड्रॉक्सीनेस एफ्लोरेसेंस के जैसा मान लो। दिस डिफेक्ट इज इंडिकेटेड बाय द व्हाइट, देखो लिखा भी है यहाँ पे, व्हाइट स्पॉट्स विच आर कंसील्ड बाय अ हेल्दी वुड, मतलब एक लकड़ी के ऊपर क्या डेवलप हो रखा है, मिला डायग्राम दिखाओ। इसका भी एक और डायग्राम पड़ा था यहाँ पे, इससे ज़्यादा क्लियर था वो, रुको मैं लिखता हूँ। ड्रॉक्सीनेस, देखो इसमें ज़्यादा क्लियर समझ में आ रहा है, ये थोड़ा, ये ज़्यादा क्लियर है, व्हाइट कलर के स्पॉट स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर, है ना, व्हाइट, देखो ये रहा फॉक्सीनेस का मेरा डिफेक्ट डायग्राम दिख रहा है, ये टिम्बर का कलर देखो रेड रेड कलर का हो रखा है, और ये डिफाइन भी कर रखा है इसके बराबर में, इसमें रेड हो रखा है ना पूरा का पूरा ऊपर से सरफेस, हाँ ये वाला दिखा भी रखा है, डिफाइन भी करा है यहाँ पे। हम्म, हाँ, तो रेड या फिर येलो, और उधर क्या हो रहा है, व्हाइट, उधर व्हाइट हो रखा है, तो किसमें किसमें क्या हुआ जरा एक बार ही बताओ, उसमें तो शोइंग डिफिकल्ट पड़ेगी, इसमें ट्विस्टेड फाइबर में विंड की वजह से वो यंग एज में टर्न हो गया है ना, यंग एज में टर्न हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में फॉक्सीनेस, फॉक्सीनेस रेड या फिर येलो, ओवर मैच्योरिटी। नेक्स्ट है आपके पास में क्या, ड्रॉक्सीनेस, ड्रॉक्सीनेस में क्या हुआ, हम्म, हाँ, व्हाइट कलर के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में आ गया था अपसेट्स, upsets are caused by the crushing of the fiber running transversely, crushing of the fiber running transversely during the growth of the tree due to strong wind या फिर unskilled felling resulting in the continuity of the fiber। बेसिकली क्या है, क्रशिंग ऑफ द फाइबर रनिंग ट्रांसवर्सली, इसका मतलब क्या है कि फाइबर क्या कर रहे हैं, क्रश कर गए हैं, फाइबर क्या हो चुके, क्रश कर गए, और ये जो क्रशिंग है वो किधर की डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है। फाइबर्स का हमने देखा था कल क्या, ग्रीन एक तरह से ना, वो क्या कर गए हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो गए, और ये जो सेपरेशन है किधर डायरेक्शन में इंक्रीज करती जा रही है आपकी, ट्रांसफर डायरेक्शन में इंक्रीज करती जा रही है। और ऐसा रीजन क्या होता है इसका, रीजन याद रखना, इसका रीजन होता है, बेसिकली रीजन है कि जो ट्री को कट करना चाहा ना, अनस्किल्ड तरह से आपने ट्री को कट करना चाहा, ड्यू टू द अनस्किल्ड फेलिंग, ड्यू टू द अनस्किल्ड फेलिंग, ये निकल के आ रहा है रीजन। क्रश करके और किधर डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है वो क्रशिंग, रनिंग इन द ट्रांसफर डायरेक्शन। ट्रांसफर डायरेक्शन का मतलब पता है हमें ऑलरेडी कौन सा होता है, are caused by the crushing of the fibers, crushing of the fibers running transversely, किधर रन कर रहा है, ट्रांसवर्सली, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग विंड, आइदर मे बी बिकॉज ऑफ द विंड, या फिर किसकी वजह से हो सकता है, अनस्किल्ड लीवर, अनस्किल्ड फेलिंग, अनस्किल्ड फेलिंग, अनस्किल्ड फेलिंग, अनस्किल्ड फेलिंग का मतलब क्या है, कोई कट कर रहा है उसको और ढंग से कट नहीं कर रहा है, तो एक अनस्किल्ड तरह से कट कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास में ना, अपसेट्स हो गया। अपसेट्स, अब देखो कुछ कुछ की पॉइंट याद रखना हर किसी के बारे में। अपसेट्स में क्रशिंग फाइबर, रनिंग ट्रांसवर्सली, अनस्किल्ड फेलिंग या फिर विंड, ड्रॉक्सीनेस, वाइट वाइट पैचेस, वाइट पैचेस, फॉक्सीनेस रेड या फिर येलो, रेड या फिर येलो हो जाएगा, है ना, रेड या फिर येलो। अब इधर क्या गया नेक्स्ट आपके पास में, रेनकॉल ना, नेक्स्ट इट विल बी व्हाट, रेनकॉल। रेनकॉल का मतलब पता है ऑलरेडी सबको तुम्हें, रेनकॉल का क्या मतलब है, स्वेलिंग है, रेनकॉल मींस व्हाट, स्वेलिंग, यस। देखो जरा इसको एक बार चेक करो, ये रहा, इसमें दिख जाएगा, ये देखो जरा यहाँ पे, ऐसा देखा तुमने ट्रीज के ऊपर ऐसे कहीं से स्वेल कर जाता है, इस तरह से स्वेलिंग सी हो जाती है ना, ऐसा देखा होगा सबने। तो ये जस्ट लाइक ऐसे ट्रंक था ना, ऐसे ट्रंक था, तो यहाँ पे ये ऐसे 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 स्वेल करिए, ये रीजन निकल के आया, मतलब ये है आपके पास रेनकॉल ना।
बताइए। सो रिंकॉल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्वेलिंग। कीवर्ड क्या है इसके लिए? इसके लिए स्वेलिंग है। इसको नहीं कट करेंगे, कैसे कट करोगे उसको जाके ऊपर से? अब वो तो फिर अंदर से पोर्शन उसका विजिबल हो जाएगा एटमोस्फेरिक चीजों का। अगर उसको कट कर देंगे जाके हम, तो जो ट्री के अंदर का पार्ट है वो दिखने लग जाएगा ना एटमोस्फेयर की चीजों को, और अगर वो एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया अंदर का पोर्शन तो वो डैमेज हो जाएगा। अब जस्ट लाइक सिंपल बात है कि भाई वो किसी के चेहरे पे पिंपल हो रखा है, अब कहते हैं ना कि उसको कट नहीं करना चाहिए, वो खुद ही ठीक हो जाता है। तो वो अगर उसको तुम कट करोगे तो होगा क्या, वहां से ब्लड वगैरह निकलेगा, और जो एटमोस्फेयर में इधर उधर की गलत गलत चीजें होंगी वो सब उसके कॉन्टेक्ट में आ जाएंगी, और वो ज्यादा खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए ऐसा। चलिए, अब देखो इसका समझना। रिंडकॉल ना, रिंडकॉल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्वेलिंग। स्वेलिंग की पॉइंट है इसके लिए। पूछेगा कि किसमें स्वेलिंग होती है, लेकिन एक और है जिसमें स्वेलिंग होगी और वो इसमें नहीं लिखा हुआ है, बट उसको मैं तुम्हें अलग से बता दे रहा हूँ। एक और है, वो शायद इसमें नहीं लिखा होगा, बट एक डिफेक्ट और होता है। ये वाला डिफेक्ट है, देखो ये भी स्वेलिंग की है। ये तो नहीं बताया मैंने, ये वाला, इसमें भी स्पेलिंग ये हो रखी है, इसको बल्ब बोलते हैं, BURLS। ये रिंडकॉन नहीं है। रुको, इसके बारे में ना इसमें लिखा नहीं है नोट्स में, ये रहा, यहाँ पे दिख जाएगा तुम्हें। इसकी फोटो भेज देता हूँ ना, रुको मैं फोटो ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ ना। ये पूछा जा चुका है, ये वाला डिफेक्ट भी, ये डिफेक्ट भी जो है पूछा जा चुका है आपका। इसको मैं ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ, देखो चेक करो। देखो देखो आया समझ में पॉइंट? ये these are particularly formed when a tree receives shocks या फिर इंजरी इन इट्स यंग एज। और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ट्री पे किसी यंग एज में, एज यंग थी ट्री की, और ये स्टेटमेंट एज इट इज मिलेगा तुम्हें लिखा हुआ। ट्री क्या था, यंग एज का था, उसके ऊपर अप्लाई करवाई गई इम्पैक्ट लोडिंग। इम्पैक्ट लोडिंग अप्लाई करवाई गई, या फिर क्या हुआ, किसी भी तरह से उसको इंजरी हो गई, तो होता क्या है उसका रीजन, रिजल्ट, ये डिफेक्ट डेवलप हो जाता है, सरफेस क्या कर जाता है, एक तरह से फूल जाता है। याद रखना कि हुआ कब, यंग एज में। कब हुआ, यंग एज में, जब उसके ऊपर शॉक लोडिंग हुई या फिर उसको इंजरी हुई किसी तरह की, शॉक लोडिंग या फिर इंजरी वाइल द ट्री वाज इन इट्स यंग एज। तो कौन सा डिफेक्ट डेवलप करेगा, बल्ब्स डेवलप कर जाएंगे उसमें। और ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका। हाँ, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्सेसरेंस, ये भी बोलते हैं इसको। ठीक है, देखो लिखा इरेगुलर प्रोजेक्शन, एक तरह से है क्या है, सरफेस पे इरेगुलर प्रोजेक्शन ही तो है। प्रोजेक्शन का मतलब पता है ना, बाहर आना। इरेगुलर शेप में प्रोजेक्ट कर गई बाहर, मतलब बाहर निकल कर आ गई ना इस तरह से चीजें, देखो इरेगुलरली। और रीजन क्या रहा, जब ट्री को कोई इंजरी हुई या फिर उसके ऊपर क्या अप्लाई करवाया गया, इम्पैक्ट अप्लाई करवाया गया, शोक अप्लाई करवाया गया, वो भी कौन सी एज में, उसकी यंग एज में। यंग एज में तो डिफेक्ट क्या बन गया आपके पास में, बल्ब बन गया, इरेगुलर प्रोजेक्शन उससे से डेवलप कर गए। और स्वेलिंग लिख कीजिएगा तो रिंगॉल, रिंगॉल का है ना। ठीक है, चलो। बाउंस आफ्टर द ब्रांच हैज बीन कट इन एन इरेगुलर मैनर। क्या पॉइंट है आपके पास में कि भाई सैपोड, सैपोड का हमें पता है कि इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द,
देखो आया समझ में पॉइंट ये? हैज बीन कट इन एन इरेगुलर मैनर, इन एन इरेगुलर मैनर। हर किसी के डिफेक्ट याद रखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स ही हैं जो डिफरेंस करवाएंगे तुम्हें क्वेश्चन में, अदरवाइज तो सब चीजें एक जैसी दिखाई देंगी। तो देखो जरा वहां पे क्या हुआ था आपके पास में, हमने बात करी बर्ड्स की। बर्ड्स में क्या हुआ था, शो गया फिर इंजरी इन इट्स यंग एज, शो गया फिर इंजरी इन इट्स यंग एज। रिंग बॉल में क्या हुआ, रिंग बॉल में इरेगुलर मैनर में कट किया आपने, लेयर ऑफ द सैपोर्ट ग्रो कर गई, लेयर ऑफ द सैपोर्ट ग्रो कर गई, ठीक है, ओवर द बाउंस, ओवर द बाउंस, ठीक है। व्हेन द ट्री इज कट इन एन इरेगुलर मैनर, रेड या फिर येलो टिन, ऑक्सीनस, व्हाइट ड्रॉक्सिनस हो गया, व्हाइट में क्या हो गया, ड्रॉक्सिनस हो गया आपके पास में ना, यस। ट्विस्टेड फाइबर में क्या हो गया आपका, ट्विस्ट कर गया हो विंड की वजह से, विंड की वजह से ट्विस्ट कर रखा है, ऑक्सीनस भी हो गया आपके पास में, ड्रॉक्सिनस भी हो गया आपके पास में, रप्चर, रप्चर ठीक है वो तो इंजरी है एक तरह से ना, फाइबर क्रश कर गई है, फाइबर जो है वो क्रश कर गई है, क्यों, अनस्किल्ड कटिंग की वजह से, अनस्किल्ड फेलिंग की वजह से फाइबर क्रश कर गए, अनस्किल्ड कटिंग की वजह से, या फिर विंड की वजह से, विंड की वजह से भी ट्रांसवर्सली रन कर रहा है, किधर रन कर रहा है, ट्रांसवर्सली अपसेट्स बोल दिया इसको, इसको क्या बोल दिया, अपसेट्स। यंग एज में ट्री सो गया फिर इंजरी, बल्ब्स, बल्ब्स ना, रिंड बॉल में क्या हुआ, स्वेलिंग, तो बिकॉज ऑफ सैपोर्ट लेयर ग्रोथ ओवर, बिकॉज ऑफ द ट्री कट किया इरेगुलर मैनर में, ठीक है, और सैपोर्ट लेयर ग्रो करी, ग्रो करी, ठीक है। ये याद रखना, रिंड बॉल में कटिंग है, रिंड बॉल में कटिंग है ना भाई, कटिंग ही तो है रिंड बॉल में, कट इन एन इरेगुलर मैनर, क्लियर है। उसमें क्या हुआ, बल्ब्स में यंग एज में इंजरी हुई है, यंग एज में इंजरी हुई है आपके पास, आपके पास में अपसेट में क्या हुआ, क्रशिंग ऑफ द फाइबर, क्रशिंग ऑफ द फाइबर, फाइबर क्रश करिए, ठीक है। ट्विस्टेड फाइबर में टर्न कर दी, टर्न कर दी, व्हाइट टचेस ड्रॉक्सिनस, येलो रेड ऑक्सीनस, ऑक्सीनस है ना, यस। नोट, अब नोट का मतलब क्या है, एक तरह से इमेज देखो ना इसकी तरह खुद से, देखो इमेज इसकी, देखो इमेज देखो, देखो नोट की इमेज कहीं पर होगी ना, हाँ ये रहा ना, ये हाँ इसी तरह का है, इसमें देखो, इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है, नोट्स इन द ऐसे, ये सब क्या है आपके पास में, नोट्स, यहाँ पे भी देखो, इसमें भी दिख रहा है ये, हाँ यही, ये भी क्या है एक तरह से नोट ही तो है, नोट है, ठीक है। क्या डिफेक्ट है आपके पास में, नोट, इफ द ब्रांच ऑफ ए ट्री फॉल्स, अब देखो डिफरेंस करना है ना उनमें, ब्रांच ऑफ ए ट्री फॉल्स आउट, खुद टूट गई गिर गई, देखो, अब देखो डिफरेंस करो सारे वर्ड्स में, उधर इंजरी यंग एज में, रिंड बॉल में कट किया इरेगुलर मैनर में, है ना, कट किया ना, सैपोर्ट लेयर ग्रो, उसमें इंजरी या फिर शॉक इन द यंग एज, और इसमें क्या हुआ, व्हेन अ ब्रांच ऑफ द ट्री फेल डाउन, फेल डाउन। If the branch of a tree falls out, the portion of the tree which is removed, the portion of the tree, the portion from which it is removed continues to receive the nourishment up to an extent, a dark note, एक डार्क सा धब्बा ही तो हो जा रहा है वहाँ पे, डार्क धब्बा नहीं हो जा रहा है क्या वहाँ पे, is formed across the section which induces no homogeneity and reduces its extent, reduces its extent हुआ क्या, ये पार्ट, हाँ यस देखो, वो हाँ डेफिनेटली, तो हुआ क्या कि ब्रांच फेल डाउन की, फेल डाउन की, और वो जो पार्ट था ना बेसिकली, वो पार्ट कंटिन्यूसली क्या करता रहा, नरिशमेंट मतलब मॉइस्चर को रिसीव करता रहा, कहाँ से करा, जहाँ से कट करके नीचे गया, तो कट करने के बाद जो ट्री पे पेड़ बचा, जो ट्री बचा ना वहाँ पे, मान लो जैसे ये है आपके पास में कुछ पर्टिकुलर ब्रांच यहाँ से टूट के नीचे गिर गई ना, ये कोई ब्रांच है यहाँ से क्या हो गई, टूट के नीचे गिर गई है, तो ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट कंटिन्यूसली क्या करता रहा, मॉइस्चर को रिसीव करता रहा, मॉइस्चर को रिसीव करता रहा, और होता क्या है इसकी वजह से,
सरफेस पे क्या हो जाता है, एक डार्क नोट बन जाता है, डार्क कलर का धब्बा बन जाता है, इसको क्या बोल देते हैं, नोट। और ये सबसे अलग दिखाई देगा, सबसे अलग दिखाई देगा मतलब नॉन होमोजेनियस, क्या इंड्यूस करवा रहा है, नॉन होमोजेनियस इंड्यूस करवा रहा है, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ गया आपके पास में, व्हेन अ ब्रांच ऑफ द ट्री फेल आउट, इनको केयरफुली रीड करना टॉपिक्स को, तब जाके चीजें होंगी, अदरवाइज तो ऐसा लगेगा देख के सब डिफेक्ट एक जैसे ही हैं। छोटे छोटे वर्ड का फर्क है, किसी में एक्सपेक्ट किया इरेगुलर मैनर में, ट्रांसफर, यंग एज में, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपके पास, यस ये छोटे छोटे पॉइंट ही हैं, और क्वेश्चन आते बहुत हैं इनसे, और आते भी बहुत सारे हैं, यस आते बहुत सारे हैं इनसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या हो गया आपके पास में, चेक्स, अगेन ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल क्रैक, इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल क्रैक विच इज यूजुअली नॉर्मल टू द एनुअल रिंग, सब समझ में इसको जरा पॉइंट को, और ये स्टेटमेंट पढ़ना वहां पे केयरफुली, ये क्रैक है लॉन्गिट्यूडनल, यानी किधर डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्रैक है जो कि परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है किसके, एनुअल रिंग्स के, नॉर्मल टू व्हाट, एनुअल रिंग्स के नॉर्मल रहेंगे, और ये वर्ड केयरफुली पढ़ना है वहां पे, बेसिकली है क्या है, क्रैक है किस डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, और कैसे रहेंगे, नॉर्मल टू द एनुअल रिंग्स, पढ़ो नॉर्मल टू द एनुअल रिंग्स, पढ़ो जरा खुद से, इट इज लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स, कैसे क्रैक्स हैं, longitudinal cracks हैं, and which is what usually normal to the annual rings, which is usually normal to the annual rings, हाँ annual rings तो ऐसे होती है ना, तो longitudinal रहेंगे ना, यस यस यस, normal to the annual rings, ये दिखेगा नहीं आपको यहाँ पे, अंदर डायरेक्शन तक जा रहा है पूरा, हाँ हाँ अंदर तक जा रहा है, एक क्रॉस सेक्शन से ऐसे दिखेगा ना, तो आया समझिए पॉइंट ये, they adversely affect the durability of the tree because they readily admit moisture and the air, प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्या गैप आ चुका वहां पे क्या करेगा वो, एयर या फिर मॉइस्चर को रिसीव करेगा ना, तो वो प्रॉब्लम की बात ही तो है। तो चेक्स लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन या फिर लॉन्गिट्यूडनल क्रैक नॉर्मल टू द एनुअल रिंग, नॉर्मल टू द एनुअल रिंग, क्लियर है चीजें। अब आ गया क्या नेक्स्ट आपके पास में, शेक्स आर द लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन इन द वुड बिटवीन द एनुअल रिंग्स, अब ये भी एक क्या है आपके पास में, आया समझिए डिफरेंस दोनों में, तो दोनों में क्या था, हाँ तो दोनों में लॉन्गिट्यूडनल ही, लेकिन एक में उसने क्या हो रखा है, चेक्स में नॉर्मल हो रखा है, और वही पॉइंट क्या कर रहा है दोनों में, डिफरेंस क्रिएट करवा रहा है, डिफरेंस क्रिएट करवा रहा है, तो बहुत केयरफुली पढ़ना वहां पे जरा पूछ के आ रहा है आपसे, लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स व्हिच इज नॉर्मली नॉर्मल टू द एनुअल रिंग्स, नॉर्मल होना चाहिए किसके, एनुअल रिंग्स का। दूसरे में क्या बता रहा है, दे आर लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन ही है, ये भी सेपरेशन ही है, लेकिन एनुअल रिंग्स के बीच में है, यानी कि उसके नॉर्मल की बात नहीं हो रही है, एनुअल रिंग्स के बीच में डेवलप हो रखी है। अभी देखो इसके डायग्राम देखोगे ना तुम, यहाँ से देखो, यहाँ से इसकी मेन क्लैरिटी तुम्हें इन डायग्राम को देखने के बाद आ जाएगी, कि जो नीचे डायग्राम बन रखे हैं ना बहुत सारे, कि एनुअल रिंग्स के बीच में कैसे हो रखे हैं, ये सारे शेक सीट हैं आपके पास, नीचे से बना रखे हैं, तो पॉइंट क्या है, वो नॉर्मल वाला डिफरेंस है मेनली जो है, उसका मेन पॉइंट है दोनों क्या, लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन है, दोनों कैसे होंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन है, लेकिन वो क्या है, नॉर्मल टू द एनुअल रिंग्स का, चेक्स में अगर बात करेंगे, यस ठीक है। अब आगे क्या पॉइंट आ रहा है आपके पास, शेक्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स, अब ऑब्वियसली आप उसको कट नहीं कर पाओगे, आराम से कट कर दोगे उसको, अगर सेपरेट हो गया तो आप आराम से क्या कर सकते हो, उसको कट कर सकते हैं ना, बीच में क्रैक आ रखे तो उस पोर्शन से आप क्या करा दोगे, उसको आराम से कट करवा सकते हो, हाँ तो कट कट डेफिनेटली आएगी, लेकिन इतना नहीं फर्क पड़ेगा, मेनली जब सेपरेट होगा तो कट इजीली हो जाएगा, बहुत ज्यादा अफेक्ट तो आएगा उस पर, बिल्कुल स्ट्रेंथ पे भी अफेक्ट आएगा, बट ज्यादा अफेक्ट नहीं आएगा, आएगा तो डेफिनेटली अफेक्ट तो आएगा ही, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है आपके पास में, शेक्स हैं वेरियस वेरियस टाइप्स के। अब देखो जरा इसकी पहले इमेज देख लो, वहां से क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें ना। पहला क्या है आपके पास में, रिंग शेक है, पहले डायग्राम देखो ना, रिंग शेक है आपके पास, एनुअल रिंग्स के बीच में पूरी की पूरी एक रिंग टाइप में क्या डेवलप हो गया आपके पास, क्रैक डेवलप हो गया ना, देखो जरा ऐसे, जैसे ये था आपके पास में ऐसे ना, है ना, इसके बीच में ऐसे, यहाँ से पूरा क्या कर गया, क्रैक तो डेवलप हुआ, लेकिन किसके फॉर्म में,
रिंग के फॉर्म में डेवलप हुआ ना, रिंग तो बन गई पूरी की पूरी यहाँ पे, तो इसलिए क्या बोल दिया इसको, देखो रिंग बन गई यहाँ पे पूरी की पूरी ऐसे, इसको रिंग शेक बोल दिया, इसलिए इसको रिंग शेक बोला। डायग्राम भी ऐसे ही बन रखा होगा ना, रिंग शेक। दूसरा क्या है आपके पास में, रेडियल शेक। रेडियल शेक, रेडियल में क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में क्रैक है, किस डायरेक्शन में क्रैक है इस बारी, रेडियस के डायरेक्शन में ना, कौन से डायरेक्शन में, रेडियस के डायरेक्शन में, इट इज इन द रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन में तो क्या बोल दिया इसको, रेडियल शेक बोल दिया। नेक्स्ट क्या आया आपके पास में, हार्ट शेक आया। हार्ट शेक आया ना, क्रैक डेवलप हुआ किसमें जनरली, हार्ट बोर्ड तक, हार्ट बोर्ड तक, ठीक है, यस। यस, इनके बारे में थ्योरी भी लिखी हुई है। तो क्रैक डेवलप हुआ किसमें, हार्ट बोर्ड में, तो क्या बोल दिया, हार्ट शेक बोल दिया उसको। कप शेक है, बीच बीच में से ऐसे ऐसे सेपरेट हो रहा है, तो कप के फॉर्म में, कप कैसा दिखेगा, ऐसे, जैसे कि यहाँ से ऐसे सेपरेशन हो गया है ना, ऐसे लाइक दिस, इस तरह से ना, ऐसे ऐसे सेपरेट हो गया, कप शेक बोल दिया इसको। और एक क्या हो गया आपके पास में, स्टार शेक ना, ऐसे क्या हो गया, जस्ट लाइक दिस, ऐसे कप के फॉर्म में, देखो डायग्राम देखो उधर चेक करो, ठीक है, आगे समझ में पॉइंट ये, इसको क्या बोलते हैं, कप शेक बोलते हैं। अब इसको पढ़ के देख लो ना एक बार, पूरा थ्योरी पढ़ो इसकी कुछ। तो ये कहानी आ गई डिफेक्ट्स की, देखो बल्ज वाला नहीं लिखा हुआ वहां पे, बट उसके बारे में बता दिया। चलो नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपके पास में, कुछ और हैं इसमें क्वेश्चन जो दिखेंगे फ्रॉम द प्लाईवुड एज वेल। क्या इससे भी कुछ क्वेश्चन आए होगा प्लाईवुड से भी ना। बेसिकली क्या है कि प्रोडक्ट है, प्लाईवुड क्या है, एक तरह से वुड से बनाए जाने वाले प्रोडक्ट है, जैसा कि फायर ब्रिक्स थी, फायर क्ले से बनाई जाती थी, तो फायर क्ले से बनाया जाने वाला प्रोडक्ट था फायर ब्रिक्स। इन द सिमिलर वे प्लाईवुड इज अ प्रोडक्ट व्हिच इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द वुड। वुड, ये ये प्लाई है, प्लाई तो है, हाँ हाँ yes। तो देखो जरा, इसको देखो एक बार जरा ना, तो किससे बनाया जाता है, वुड से बनाया जाता है, ठीक है, किससे बनाया जाएगा, वुड से बनाया जाने वाला प्रोडक्ट है प्लाईवुड। अब करते क्या है, इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जिनके बारे में आइडिया होना चाहिए हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके पास में। देखो जरा, पहला क्या बता रहे हैं, पहले एक टर्म आया यहाँ पे विनर्स, एक टर्म आया क्या, विनर्स। विनर्स, द प्राइमरी प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वुड बेस्ड प्रोडक्ट इज विनरिंग which produces thin sheets of the wood known as the veneers। अब जस्ट सबसे पहला, अगर मान लीजिए कि वुड से हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, तो वुड से प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस है, सबसे पहला जो प्रोसेस निकल के आता है वो विनरिंग निकल के आता है। विनरिंग का मतलब है छिलका, जस्ट लाइक पेंसिल लो, पेंसिल को शार्प करो, उसमें से वो जो छिलक सा निकल के आता है, वही विनर है। हाँ, जस्ट हमने देखा होगा जब कारपेंटर उसको कर रहा होता है तब भी वो निकलता रहता है, वो सब क्या है, विनर ही है वो, एक तरह से ना, क्या है वो विनर्स है। वो क्या होता है,
वीनस होता है। थिकनेस लगभग कितनी रहती है? 0.4 से 0.6 mm तक। वीनस की थिकनेस कितनी रहती है जनरली? 0.4 से 0.6 तक रहती है। इन नो केस इट शुड एक्सीड 1 mm, ठीक है। द मोस्ट सुटेबल वुड फॉर दिस पर्पस इज वॉलनट, हाउएवर अदर स्पीसीज लाइक टीक, शीशू, रोजवुड ईटीसी मे आल्सो बी यूज्ड, ठीक है, कोई भी यूज कर सकते हो। मोस्ट सुटेबल कौन सी बताई जाती है? वॉलनट। अब आगे क्या पॉइंट निकल कर रहा है? डिपेंडिंग ऑन द कटिंग प्रोसेस वीनट को कैसे ऑब्टेन किया जा रहा है, इसको दो तरह से आपने डिवाइड कर दिया। एक तो क्या हुआ रोटरी, और दूसरा क्या हुआ स्लाइसिंग, और दोनों से समझ में आया तो दोनों के एग्जांपल आ गए तुम्हारे पास। जो कारपेंटर तो स्लाइस करता है, और पेंसिल वाला रोटरी वाला है, रोटरी वाला है ना, वो रोटरी प्रोसेस ही तो है। बताओ। These are used in the manufacturing of the plywood and the other laminated boards, batten boards, lamin boards। बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, बट हम कौन सा डिस्कस करेंगे? प्लाईवुड के बारे में बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? प्लाईवुड की। देखिएगा जरा, इस वैल्यू देखो जरा। A wood panel viewed under pressure from layers piles of the Venus is known as the plywood। देखो क्या करते हैं, क्या करेंगे आप तो वेरियस विनर्स को क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे और उनको क्या करेंगे, आपस में ग्लू करेंगे, चिपका देंगे उनको आपस में, चिपकाएंगे उनको आपस में, और क्या बनेगा आपका? वो प्लाईवुड बन जाएगी। क्या बनेगी? वो प्लाईवुड बनेगी, ठीक है, वो प्लाईवुड होगी। देखो जरा पढ़ के, हाँ हाँ जरूर इसको पढ़ के देखो इस पॉइंट को जरा एक बार। पढ़ो पॉइंट, ये आया समझ? पॉइंट क्लियर हो गया? इनके बीच में ही होता है नंबर्स। वीनस जो होंगे लगभग किसके बीच में लाई करेंगे? वीनस क्या, कितने वीनस आप यूज कर सकते हैं, तो डिपेंड करेगा आपको कितनी मोटी प्लाई बनानी है, इस पर डिपेंड करेगा ना। वो तो कितनी मोटी प्लाई बनानी है वो इस पर डिपेंड करेगा। तो नंबर ऑफ द वीनस मे वेरी, बट जनरली किसके बीच में होता है? 3 से 13 के बीच में होता है, जनरली 3 से 13 के बीच में होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या है? 3 और मोर वीनस आर प्लेस्ड वन अबव द अदर। 3 और मोर वीनस, जनरली कितने? 3 या 3 से ज्यादा, आर प्लेस्ड वन ओवर द अदर with the direction of the grains of successive layers at right angles to each other। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है बहुत ही ज्यादा, कि प्लाईवुड जब बनाई जाएगी, प्लाईवुड को बनाते समय वीनस को क्या करना है? एक दूसरे के ऊपर, वीनस को क्या करना है? एक दूसरे के ऊपर रखना है। बट एक पॉइंट है, मान लीजिए आपने एक लेयर में वीनस रखे, ग्रेन्स का डायरेक्शन सपोज ये है, नेक्स्ट लेयर में जब रखोगे तो ग्रेन्स का डायरेक्शन फिर ट्रांसफर होगा। आया समझ में? फिर नेक्स्ट लेयर में उससे ऊपर वाली लेयर में, हाँ, हेडर स्ट्रेचर ऐसा मान लो ना, ऐसा अरेंजमेंट रहेगा। तो ग्रेन्स विल बी प्लेस्ड कैसे? एट अक्रॉस, बेसिकली एट राइट एंगल्स, एक दूसरे के राइट एंगल रखे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ यस, तो अदर का फिर दूसरे डायरेक्शन, यस। और इससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं हमें, इससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं। कौन कौन से फायदे मिलते हैं वो फायदे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आया समझिए पॉइंट ये? तो ये पॉइंट याद रखना कि कैसे प्लेस करा जा रहा है। और ये क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स आया हुआ है आपके पास, कैसे प्लेस करते हैं वीनस को। वीनस विल बी प्लेस्ड एट व्हाट? एट राइट एंगल टू ईच अदर, राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे के राइट एंगल पे प्लेस करेंगे। नेक्स्ट, द प्लेसिंग ऑफ द वीनस नॉर्मल टू ईच अदर। कैसे रखा है वीनस को? एक दूसरे के नॉर्मली रखा जा रहा है। कैसे रखते हैं उसको? परपेंडिकुलर नॉर्मली रख रहे हैं। इससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं हमें। कौन कौन से फायदे हैं वो फायदे डिस्कस करते हैं। कौन कौन से फायदे हैं? और भी बहुत सारे फायदे हैं, वो फायदे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो कैसे रखते हैं वीनस को? यस, अब फायदे डिस्कस करते हैं ना। पहला फायदा क्या बता रहा है? इट हैज गुड स्ट्रेंथ बोथ अलोंग एज वेल एज अक्रॉस द ग्रेन्स। होना भी तो चाहिए। क्यों दोनों डायरेक्शन में अच्छी आ गई? भाई हमें पता है कि जो टिम्बर होता है अलोंग द ग्रेन्स अच्छी डायरेक्शन होती है, स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ अलोंग द ग्रेन कैसी रहती है? अच्छी रहती है। आपने एक लाइन में तो ऐसे रखा, दूसरी लाइन में ग्रेन्स ऐसे हो गए, तो दोनों डायरेक्शन ग्रेन ही चले गए थे। अब दोनों डायरेक्शन स्ट्रेंथ क्या मिल जाएगी तुम्हें? अच्छी मिल जाएगी। तो अलोंग एज वेल एज अक्रॉस द ग्रेन दोनों डायरेक्शन स्ट्रेंथ कैसी आ गई निकल के? अच्छी निकल कर आ गई क्या? आया समझिए पॉइंट? तो अप्रोक्सीमेटली कैसे कह सकते हैं दोनों डायरेक्शन स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी तुम्हें? अच्छी मिलेगी। या फिर ये कह सकते हो कि ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन में स्ट्रेंथ सेम रहेगी, यानी कि अच्छी स्ट्रेंथ रहेगी दोनों डायरेक्शन में। आया समझिए पॉइंट? नेक्स्ट क्या बता रहे हैं? द वुड श्रिंक्स और स्वेल मोर अक्रॉस द ग्रेन्स। ये पॉइंट पता है ऑलरेडी। वुड की श्रिंकेज या फिर स्वेलिंग ज्यादा होती थी किधर? अक्रॉस द ग्रेन में। ये पॉइंट हमने कल पढ़ा था, ये पॉइंट कल पढ़ा था ना। वुड की श्रिंकेज या स्वेलिंग किधर ज्यादा होती है? अक्रॉस द ग्रेन ज्यादा होती थी।
सिंस प्लाईवुड हैज क्रॉस ग्रेन कंस्ट्रक्शन, ये तो आया समझ में, प्लाईवुड की कंस्ट्रक्शन कैसी है, क्रॉस ग्रेन है ना, ग्रेन्स को कैसे रख रखा है एक दूसरे के क्रॉस रखा होगा 90 डिग्री पे, तो टेंडेंसी टू श्रिंक और टू स्वेल इज रिड्यूस होना भी तो चाहिए भाई। अगर मान लो कि इधर ग्रेन्स हैं, इधर ग्रेन्स हैं, उससे ऊपर वाली लेयर में किधर रख रखा है, क्रॉस क्रॉस रख रखा है, तो ग्रेन्स की अलोंग तो कम होती है श्रिंकेज, दोनों डायरेक्शन में आपने ग्रेन पहुंचा दिया, श्रिंकेज क्या हो जाएगी, स्वेलिंग कम ही हो जाएगी क्या, और स्ट्रेंथ दोनों डायरेक्शन में अच्छी हो जाएगी, स्ट्रेंथ क्या होगी दोनों डायरेक्शन में अच्छी। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, इट हैज बेटर स्प्लिटिंग रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेन्स इन एडजेसेंट वीनस इन क्रॉस डायरेक्शन, इतना इजीली स्प्लिट नहीं कर पाओगे उसको, अगर प्लाईवुड को उखाड़ना चाहे ना, स्प्लिट करना चाहे, इतना इजी नहीं होगा उखाड़ना, क्यों, अगेन वही क्रॉस डायरेक्शन वाला पॉइंट है, अगेन वही पॉइंट है, कौन से वाला, क्रॉस डायरेक्शन, और देखो कितने सारे फायदे निकाल कर दे कर, ये भी पॉइंट है, किसी भी शेप में क्या कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं, बेंड कैन बी बेंट इनटू एनी डिजायर्ड शेप। लास्ट पॉइंट क्या आ रहा है निकल के, हाई ग्रेड प्लाईवुड इज सुपीरियर टू मोस्ट मेटल्स इन स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। अब देखो एक फायदा है, अगर आप एक बहुत अच्छी ग्रेड की प्लाईवुड को यूज करते हैं ना, कई बार वो कुछ मेटल से भी अच्छा काम करके दे देती है, किसके कंपैरिजन में, स्ट्रेंथ टू वेट के कंपैरिजन में, यानी कि स्ट्रेंथ अच्छी दे देगा कम वेट में, कम क्वांटिटी यूज करने पे स्ट्रेंथ कैसे मिल जाएगी, अच्छी मिल जाती है, तो नंबर ऑफ कई मेटल से सुपीरियर निकल कर आ जाती है, अगर एक अच्छी क्वालिटी की प्लाईवुड को यूज कर लेते हैं तो ये सारे के सारे पॉइंट्स है, तो ये खत्म होगी इसकी कहानी ना, ये कुछ पॉइंट्स इसके बताओ, ठीक है, तो इसमें मोस्ट ऑफ द चीजें कवर हो जाएंगी, कुछ कुछ पढ़ोगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन दिखाई देंगे, उनका अगेन वही देखना चेक करके तो हो जाएगा कंप्लीट, सारा का सारा ऑलमोस्ट बिल्डिंग मटेरियल का सारा पढ़ लिया, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा, मुझसे सारे पार्ट करवा